राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बहुत से तरीकों से इस बार के बिहार इलेक्शन को बहुमत में हासिल करने के लिए बहुत से कारनामे किए। एक तरफ तेजस्वी यादव ने ये तक ऐलान कर दिया कि 1.2 करोड़ पॉपुलेशन जो बिहार की है उसको वो गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे। घर के एक एक घर में अगर एक सदस्य है और उसके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो उसको भी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ऐसे बहुत से झूठे वादे किए। सबसे पहले राहुल गांधी ने अपना वोटर चोरी जो योजना और यात्रा बनाई थी उसके तहत तेजस्वी यादव का फायदा उठाया और साथ ही साथ बिहार इलेक्शन के थ्रू अपना पूरा कैंपेन को चलाने की बहुत कोशिशें की। जब इससे भी बात नहीं बन पाई और एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार ज्यादा आगे आते हुए दिखी, तब इन लोगों ने नई नीतियां अपनाई। उस नई नीति के दौरान दोनों ने डिसाइड किया कि कैसे जो भी कार्यकर्ता बीजेपी की तरफ से बिहार इलेक्शन में खड़े होंगे उन लोगों को कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे उन लोगों के खिलाफ इतने तरीकों के विवाद बिहार की जनता के अंदर ला दिया जाए कि वो अपने आप ही उन्हें वोट ना दे। इसे कहते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। कुछ ऐसा ही उन्होंने मिथिला की बेटी के साथ करने की कोशिश की थी। जी हाँ, मैं और किसी की नहीं बल्कि मैथिली ठाकुर की बात कर रही हूँ। आज मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट तो मिल गई है, पर उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी टिकट पाने तक की। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है उस टाइम की जब 1995 में लालू प्रसाद यादव का वर्चस्व बिहार के अंदर बहुत ही भयानक तरीके से आगे जा रहा था। जी हाँ, उन्होंने बहुत सी कोशिशें की जहां पे उन्होंने भूमिया, ठाकुर, ब्राह्मण और लाला को उनके मिट्टी से गिराने की, उनके नामो निशान मिटाने की बहुत तरीकों से कोशिश की थी। ये चारों वर्ग के लोग पूरी तरीके से डर के रहते थे बिहार में। एक टाइम पे तो क्राइम केसेस इतने बढ़ गए थे कि बसों के अंदर अगर लोगों ने तिलक लगाया हुआ है तो उनको पकड़ के मारा जाता था। ये सब किसी से भी छुपा हुआ तो है नहीं कि लालू प्रसाद यादव ने क्या क्या दिन दिखाए हैं बिहार के लोगों को। इतने तरीकों के स्कैम, इतने तरीकों के करप्शन, अरे यहाँ तक कि चारा भी बेचने लगे थे लालू प्रसाद यादव। तो उनका जो पूरा लेगेसी लाइन है और जो जितनी प्रॉपर्टी, पैसे, वो सब जितनी चीजें आई हैं उन पे बहुत लोगों के साथ नाइंसाफी करने के बाद उन्हें मिला है। उनकी आधी चीजें तो हथियाई गई हुई हैं। अभी रिसेंटली आईआरसीटीसी के जो पूरे स्कैम से जो गूंज रहे थे उसमें तो उनकी एक्टिंग साफ साफ पता चल ही गई। उससे पता चल जाता है कि कितने दोगले किस्म के लोग हैं ये, कि किस तरीके से जनता का पैसा मारते हैं और फिर अपना आलिशान मकान बनाते हैं। वही कुछ कूटनीतियां पाई हैं उनके बेटे तेजस्वी यादव ने। मैथिली ठाकुर की फैमिली 1995 में बिहार छोड़ के दिल्ली शिफ्ट हो गई थी क्योंकि इतनी दिक्कतें वहां पे आने लगी थी, इतने क्राइम केसेस, इतना ज्यादा इकोनॉमिक के कहते हैं फॉल डाउन हो गया था बिहार के अंदर कि उन्हें वहां से मूव आउट करना ही पड़ा। जब वे दिल्ली आई, उनका जन्म हुआ, उसके बाद से वहां पे उन्होंने अपनी स्कूलिंग वगैरह की और साथ ही साथ सिंगिंग की तरफ जो उनका केंद्र के कहते हैं अट्रैक्शन था वो आगे बढ़ा और उसको लेकर वे आगे बढ़ी। पर मैथिली ठाकुर ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपना मिथिला का जितना भी इतिहास था, कल्चर था, बोली थी, मैथिली बोली से उन्होंने गाना शुरू किया और इस टाइम पे देश की सबसे बड़ी गायिकाओं में से एक है वो। जी हाँ, उन्होंने मैथिली को सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया के अंदर ही नहीं फेमस किया पर ग्लोबल लेवल पे उन्होंने उसको प्रेजेंट किया। मैथिली अब एक डिमिनिशिंग लैंग्वेज हो गई है, धीरे धीरे करके ये बोली धीरे धीरे करके इंडिया के सरहदों से दूर होती जा रही थी। तब तक मैथिली ठाकुर आई, उन्होंने उनके गाने, गीत और भजन उन सब को फिर से वापस इंडिया के सरहदों के अंदर लाने की कोशिश कर दी। उसी दौरान बीजेपी ने मैथिली को टिकट दी और उनसे बोला कि आप राज्य में आइए, राज्य के लोगों की हेल्प करिए, उनको सर्व करिए और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ने लगी। मैथिली ठाकुर को ये पूरा प्रस्ताव काफी हद तक अच्छा लगने लगा। इनफैक्ट उन्होंने एक्स पर ये भी डाला कि मैं चाहती हूं कि मैं बिहार के लोगों के काम आऊं क्योंकि मैं उनकी ही एक बेटी हूं। जी हाँ, इतना बोलते हुए मैथिली ठाकुर का नया बयान भी सामने आया। वे कहती हैं कि नेता का मतलब नेतागिरी ही नहीं होती है, नेता का मतलब होता है जनता की सेवा करना। ऐसी सोच विचार की लड़कियां अगर बिहार इलेक्शंस में आने लगी और अगर इनको जिता दिया गया तो कितना डेवलपमेंट होगा, क्या आप इसका अंदाजा भी लगा सकते हैं। वो एक न्यू कमर है, एक यूथ को प्रेजेंट कर सकती है वहां पर।
तो इस हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही थी। तब तक इनकी ये जो पॉपुलैरिटी थी वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से देखी नहीं गई। इन्होंने तुरंत कंट्रोवर्सी फैलाना शुरू कर दी। जी हाँ, अफवाह फैलने लगे कि मैथिली ठाकुर को कौन से बेसिस पर इस पॉलिटिक्स के अंदर लाया जा रहा है। उनको बोला गया कि वो एक आउटसाइडर हैं, और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, उनको तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। ऐसा सही है कि उनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, उनकी उम्र भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, पर ऐसा बहुत बारी हुआ है कि जितने लोग पॉलिटिक्स में आए हैं उसमें से बहुत तब के लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ था ही नहीं। जब जयललिता तमिलनाडु की सरकार और पॉलिटिक्स के अंदर डीएमके के साथ आई थी, तो क्या उनका कोई वास्ता था पॉलिटिक्स से? नहीं था। वो भी एक एक्ट्रेस थी, एंटरटेनमेंट की फील्ड में थी, और वो फिर आई। जब स्मृति ईरानी बीजेपी में आई, तो क्या उनका कोई वास्ता था पॉलिटिक्स से? नहीं था। इंसान धीरे धीरे करके ही समझता है। सियासत का जो पूरा खेल है, जिंदगी तो वो सिखाती ही रहती है, पर जरूरी थोड़ी ना है कि आप पॉलिटिकल ज्ञान लेकर ही पहुंचे किसी चीज के अंदर। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मान्य ही नहीं रखता है। मैथिली ठाकुर एक पढ़ी लिखी महिला है जिन्होंने काफी हद तक अपनी एजुकेशन और विनम्रता के किस्से इस टाइम पर इंडिया के हवाओं में चला के फेंक चुके हैं। जी हाँ, अब लोगों को लगा कि मैथिली ठाकुर जो अलीनगर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से पार्टिसिपेट करने का सोच रही थी, अब वहां पे एक इशू आ जाएगा। इशू ये आएगा कि वो तो सीधे अमाउंट से जीतना शुरू कर देंगी, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस ही इतना ज्यादा है, और साथ ही साथ वो एक नया चेहरा भी थी। तो उनकी तो आरजेडी और कांग्रेस के लिए एक थ्रेट जैसा ये लगने लगा। तो उन्होंने ये कॉन्ट्रोवर्सीज फैलाना शुरू कर दी, जिससे बहुत ही बुरा भी हुआ मैथिली ठाकुर के साथ। बिहार की जो जनता थी वो कहीं ना कहीं अपने आप को वापस पीछे झुकाने लगी, वापस हटने लगी। और बीजेपी की जब पहली कंटेस्टेंट लिस्ट सामने आई, तो उसमें मैथिली ठाकुर का नाम नहीं था। तब लोगों के अंदर ये पता चल गया था कि कैसे मैथिली ठाकुर के लिए लोगों के अंदर एक आक्रोश पड़ गया है। लोग उन्हें फिट नहीं समझ रहे हैं इस पूरे इलेक्शन के लिए। लेकिन तभी बीजेपी ने अपना एक और दांव खेला, और सेकेंड लिस्ट में मैथिली ठाकुर का नाम सामने आ गया, जिससे मैथिली ठाकुर काफी पॉजिटिव दिखी। उन्होंने अपना उत्साह दिखाया इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। साथ ही साथ जनता के हित की भी बातें करते हुए दिखी मैथिली ठाकुर। अब जो पूरी की पूरी मेहनत थी आरजेडी और कांग्रेस की, वो तो धरी की धरी ही रह गई। साथ में एक बहुत बड़ा तमाचा भी पड़ा इस स्टीरियोटाइप के ऊपर कि जो लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आते हैं, या फिर मैं बोलूं कि जो परिवारवाद के थ्रू जिनको गद्दी नहीं मिलती है, वो भी पॉलिटिक्स में अच्छा कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर मैथिली ठाकुर किस तरीके से अपने आप को ढालती हैं, किस तरीके से कैंपेन में वो चीजों के लिए आवाज उठाती हैं, और क्या क्या चीजें वो इस टाइम पर लेकर आती हैं। ऐसा ही कुछ और बहुत तरीकों के सवाल उठे थे जब कंगना रनावत मंडी से लड़ रही थी। एंड में उन्होंने बहुमत से जीती ही नहीं, पर साथ ही साथ अगर अब मंडी की हालत आप देखेंगे तो लोगों को एज सच इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, चीजें वहां पे अच्छी चल रही हैं। क्या पता कि मैथिली ठाकुर भी कुछ ऐसा ही स्वरूप लेकर आए, कुछ ऐसा ही चीजें बिहार की जनता के सामने आके प्रस्तुत हो सके। अब देखना ये होगा कि मैथिली को चुनकर बीजेपी ने कोई गलती तो नहीं की है। क्या मैथिली उनके उम्मीदों पे खड़ी हो पाएगी? क्या बिहार जनता मैथिली को अपना पाएगी? क्या उनकी सुरीली आवाज उनके काम में भी दिखेगी? क्या वो जितनी विनम्र है, क्या उतनी ही विनम्रता से बिहार के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? क्या बिहार देखेगा एक नया टर्नओवर, एक नई चीजें जो उनके सामने आएंगी? ये सब सवाल इस टाइम पे बहुत ही तरीकों से खड़े हो चुके हैं। अब देखना ये है कि इसके आगे क्या क्या चीजें होंगी। मैथिली ठाकुर का जो पूरा छवि है वो तो बहुत ही अच्छा, उनका क्या कहते हैं, एक प्रस्तुति प्रस्तुत करता है, पर पॉलिटिकल चीजों के अंदर आके तो अच्छे अच्छे बिगड़ जाते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मैथिली इन सब चीजों का डोर संभाल पाएंगी। अपनी इतने हैवी और इतने फेमस करियर के बाद से क्या वो पॉलिटिक्स में जनता सेवा के लिए पूरी तरीके से अपने आप को अर्पण कर पाएंगी? ये सब चीजें इस टाइम पर एक क्वेश्चन मार्क की तरह आपके सामने खड़ी हुई है। देखना यह है कि कब, कौन और कैसे इस चीज पे मोहर लगा के जीतेगा। अभी तो सिर्फ एक सीढ़ी पार हुई है, और आरजेडी के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा ऑलरेडी लग चुका है। आगे जब कैंपेन्स होंगे, चीजें होंगी, तब क्या होने वाला है, इसका फायदा और इसकी चीजें देखना बहुत ही एक तरीके से इम्पोर्टेंट होगा।
साथ ही साथ इलेक्शन की डेट्स तो आ ही चुकी है। 6 नवंबर को पहला चरण होगा, 11 नवंबर को दूसरा चरण होगा। अब देखना ये होगा कि इस बार सरकार आएगी किसकी। अब आरजेडी की तेजस्वी यादव ने तो सिंपल सिंपल सीधे साफ भाषा में मीडिया के सामने बोल दिया है कि इस बार आरजेडी ही आएगी, इस बार हम बिहार को लेकर जाएंगे। पर ये फैसला उनके हाथों में तो है ही नहीं, ये फैसला है जनता के हाथों में। जनता आखिरकार किन्हें चुनेगी, ये इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या बीजेपी का ये जो पूरा का पूरा एक नीति थी कि जिसमें वो मैथिली ठाकुर को आगे बढ़ाएं, आगे चीजें करें, वो वर्क करेगा कि नहीं, इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि आप अपग्रेडेड रहे हर ढेर सारे टॉपिक्स के साथ। अगर आपको बिहार इलेक्शंस पे चीजें चाहिए, पॉइंटर्स चाहिए, तो प्लीज हमारे चैनल को विजिट करें। हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है सिर्फ और सिर्फ बिहार इलेक्शन के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।